नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 मार्च 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ आज देखने वाले हैं, तो एक तो भारत बंद से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत बंद से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, चैनल पे अवेलेबल है, लेटेस्ट वीडियो सेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं। बट फिर भी एक बार इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी के बारे में दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, इसको देखेंगे। इंडिया यूएई का ट्रेड पैक्ट बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है, इससे इंडिया और यूएई दोनों को काफी फायदा होगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को एनालाइज करेंगे। फिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आने वाले हैं इस हफ्ते, ये एक न्यूज निकल के आ रही है, इसको देखेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में रबर प्लांटेशंस बहुत सारी लगाई जाने वाली हैं। इन रबर प्लांटेशंस में लगाने के लिए जो पौधे हैं, जो आप कह लीजिए रबर की सैपलिंग्स हैं, वो आएंगी आपकी केरला से। एक मेजर चंक केरला से आएगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर एक न्यूज निकल के आई है कि सेंटर ने यह बोला है कि राज्य की सरकारें भी माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज को बनाने का समय अगर यहां पे मिला तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं तो मैं इसको अलग वीडियो से आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इम्पेटस। क्या मतलब है? समथिंग दैट इनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन। एक ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, प्रेरणा, प्रोत्साहन। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे करप्शन हो गया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो गया, तो अब करप्शन हटाना है, तो करप्शन हटाने के लिए भाई एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल करना, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसका लिए सेंटेंस में यूजेस क्या हो सकता है? द स्कैंडल प्रोवाइडेड द मेन इम्पेटस फॉर चेंज इन रूल्स। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, स्कैंडल हो गया, तो अब स्कैंडल दोबारा ना हो, इसके लिए रूल्स में कुछ चेंजेस किए। तो रूल्स में चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि स्कैंडल ने गड़बड़ किया, इसलिए स्कैंडल प्रोवाइडेड द इम्पेटस। मतलब स्कैंडल एक नेगेटिव चीज हुई और इसने इनकरेज किया कि भैया कुछ पॉजिटिव करो, तो इसलिए चेंजेस हुए। तो इम्पेटस का मतलब कुछ ऐसा हो जाए ना जिसके बेसिस पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़े ताकि वो चीज दोबारा ना हो, सुधारने के लिए। ठीक है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है दोस्तों। सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी की वीडियोस भी मैं 2 से 3 आपको डेली के बेसिस पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। कल की वीडियोस अपलोड हो गई थी, आज की वीडियोस भी शाम तक अपलोड हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि विनी सर पॉलिटी की भी 2-3 वीडियोस आपको अवेलेबल करा दें। साथ साथ विनी सर डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स बना रहे हैं, तो वन लाइनर करंट अफेयर्स की वीडियो भी डेली के बेसिस पे देख लीजिए। सिंगल लाइनर करंट अफेयर्स काफी काम के होते हैं, किसी वन लाइनर टाइप के एग्जाम में वो आपके काम आ सकते हैं। चलिए, ट्रेड यूनियंस टू गो ऑन अ 2-डे भारत बंद। आज से भारत बंद शुरू हो गया है, 28 मार्च और 29 मार्च, ये 2 दिन भारत बंद है। सुबह 6 बजे से चालू होगा और 48 घंटे तक ये चलेगा। कोल, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, खासकर सरकारी कंपनियों के जो एम्प्लॉयज हैं, वो यहाँ पे स्ट्राइक पे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जल्दी जा नहीं सकते, निकाले जाने का डर होता है। यहाँ पे जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, उनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। स्ट्राइक पे जा क्यों रहे हैं? तो काफी हद तक ये जो स्ट्राइक है, ये जो प्रेजेंट सरकार है मोदी जी की, इसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ये जो जॉइंट प्लेटफॉर्म है 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का, इसने 22 मार्च को एक मीटिंग करी और बोला कि हम स्ट्राइक कंडक्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? सरकार की एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, एंटी पीपल और एंटी नेशनल पॉलिसीज के अगेंस्ट। अब ऑब्वियस सी बात, अब सरकार को सीधे सीधे टारगेट करके ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ। अब ये भारतीय मजदूर संघ नाम का ट्रेड यूनियन केंद्र की सरकार के साथ एसोसिएटेड है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एसोसिएटेड है। तो चूंकि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एसोसिएटेड है, तो भारतीय मजदूर संघ ने बोल दिया कि भैया हम तो यहाँ पे स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक मोदी जी की सरकार के अगेंस्ट हो रही है, केंद्र सरकार के और बाकी जो पीएसयूज के एम्प्लॉय वगैरह हैं, इनके यूनियंस के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। तो इसीलिए जो भारतीय मजदूर संघ आरएसएस से एफिलिएटेड, उसने बोला हम स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिसेंटली एक इवेंट और हुआ है, लगभग कुछ ही दिन पहले केंद्र की सरकार ने जो ईपीएफ डिपॉजिट्स होते हैं ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स होते हैं, अब ये ईपीएफ डिपॉजिट्स एम्प्लॉयज के होते हैं। अब इसके ऊपर 8.5% का रिटर्न मिलता था इन एम्प्लॉयज को, इस रिटर्न को कम करके 8.1% कर दिया। अब आप बोलोगे सर 8.5 से 8.1% कोई बहुत ज्यादा कमी तो है नहीं, बट ओवर द कोर्स ऑफ 20-25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ये 0.4% आपके लिए 30-40 लाख रुपया बन सकता है। इसलिए भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो एजिटेशन कर रहे हैं कि आप बेनिफिट्स कम क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। कौन कौन से यूनियंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा,
ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, द ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमिटी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल यूनियन फॉर ट्रेड यूनियन, द लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वैसे तो देखिए पॉलिटिक्स इस प्रकार की न्यूज में नहीं देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपोजिशन पार्टीज के साथ अलाइंड है, और रूलिंग पार्टी का जो ट्रेड यूनियन है, मतलब आरएसएस से एफिलिएटेड जो ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इस प्रकार के बंद साउथ एशियन कंट्रीज में अक्सर कर होते रहते हैं, ये एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तब होगा जब ये नॉन वायलेंट रहेगा। देखिए वैसे तो बंद को बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। केरला हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इसको बहुत हद तक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। अब आप बोलोगे सर ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो हमें ये बोलता है कि आप एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हो। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि भाई एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी है टू एक्सप्रेस वंस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ, सपोजिशंस, कन्विक्शंस। ठीक है भाई, एक इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी एसोसिएशन को बना सकता है, किसी यूनियन को बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के चलते किसी दूसरी की लाइफ पे इंपैक्ट है। जरूरी नहीं है कि जब स्ट्राइक होती है तब वायलेंस हो। अगर स्ट्राइक हो रही है, वायलेंस होता है, तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा भाई तो आपकी जो बंद है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वायलेंस तो देखो एक बंद के समय पे, स्ट्राइक के समय पे अलाउड नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम एक ऐसा इंस्टेंस देखें कि बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर रहे हैं। अब बैंक के एम्प्लॉयज बैंकों में नहीं गए, ठीक है, वो अपने घर पे बैठे हैं, वो पीसफुली बता रहे हैं भाई कि हमें आप हमारा ये हक दो, ये इंटरेस्ट रेट कम मत करो, हमें सैटरडे यहाँ छुट्टी दो, सारी इस प्रकार की कुछ डिमांड्स हैं। तो पीसफुली डिमांड कर रहे हैं, कोई बवाल तो कर नहीं रहे बैंक एम्प्लॉयज। उन्होंने स्ट्राइक मारी, उनकी तनख्वाह तक काट ली गई, तो क्या इसके बाद भी वो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करेंगे? तो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह बोला है कि जब बैंक जैसी स्ट्रेटेजिक सर्विसेज स्ट्राइक करती हैं तो होता यह है कि आम आदमी की जिंदगी पे इंपैक्ट आता है। लोग बैंक जाके पैसा नहीं विड्रॉ कर पाते हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग एक्टिविटी रुक जाती है, बिजनेसेस के ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, विड्रॉल, ये सब रुक जाते हैं, जिसके चलते ओवरऑल पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। तो बहुत हद तक सरकार और जुडिशरी पे ये बात डिपेंड करती है कि भले ही स्ट्राइक नॉन वायलेंट हो, क्या उसके होने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है? ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे कि भाई उस पर्टिकुलर केस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार से देख रहा है। ठीक है, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस पे न्यूज काम आएगी। अभी तो देखिए आज सुबह ही 6 बजे स्ट्राइक शुरू हुई है, इसका एग्जैक्ट इंपैक्ट कितना पड़ेगा ये तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट रबर वेव रिवाइव्स केरला नर्सरीज। देखिए भैया, नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़े इलाके में रबर की प्लांटेशंस लगाई जाएंगी। ठीक है, जो रबर बोर्ड है उसने प्लान किया है कि नॉर्थ ईस्ट के 2 लाख हेक्टेयर्स के इलाके में हम लोग रबर सैपलिंग्स को पॉइंट आउट करेंगे, और 2021-22 से ये चीज शुरू हो रही। तो 2021-2022 से ये टारगेट लगाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के 2 लाख हेक्टेयर्स के इलाके में रबर की खेती की जाएगी। अब बात यह कि जब आप रबर की खेती करते हो तो उसमें आपको रबर की सीड्स डालनी पड़ेंगी या सैपलिंग्स लगानी पड़ेंगी। आपने अक्सर कर देखा होगा कि जब भी राइस की खेती होती है तो राइस की खेती फील्ड में पहले सीधे नहीं होती है, छोटी छोटी नर्सरीज में राइस की सैपलिंग्स लगाई जाती हैं। वो सैपलिंग्स मतलब सीड्स डाले जाते हैं, वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। जब सैपलिंग बन जाता है तो उस सैपलिंग को उठा के मेन फील्ड में लगा दिया जाता है। कुछ कुछ रबड़ के साथ भी ऐसा होता है। रबर की सीड से पहले एक छोटी सैपलिंग, एक छोटा पौधा बनाया जाता है, और फिर उस पौधे को जाके मेन जमीन में लगा दिया जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट के जो 2 लाख हेक्टेयर्स में रबर प्लांटेशन लगाने की बात की जा रही है, उसके लिए चाहिए लगभग 1.32 करोड़ सैपलिंग्स। इस 1.32 करोड़ सैपलिंग्स में से 51 लाख सैपलिंग्स आएंगी केरला से। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो लगने वाली रबर प्लांटेशंस हैं उनमें 1.32 करोड़ सैपलिंग्स लगेंगी। इन 1.32 करोड़ सैपलिंग्स में से 51 लाख सैपलिंग्स आएंगी केरला से, और इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेन चलाई गई हैं। केरला से गुवाहाटी बहुत सारी पैसेंजर्स और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो कि 36 लाख रबड़ स्टम्प्स और 15 लाख कप प्लांट्स रबड़ के लेके पहुंचेंगी नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद इन प्लांट्स को नॉर्थ ईस्ट के उन प्लांटेशंस में लगाया जाएगा जिनको आइडेंटिफाई किया गया है रबर की प्लांटेशन के लिए। तो ये यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में प्लांटेशन ड्राइव शुरू हो रही है, और उसके लिए जो इनपुट है, मेजर इनपुट 51 लाख सैपलिंग्स का कहां से आ रहा है? केरला से आ रहा है। और ऐसा ही नहीं, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि भाई 3 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी फ्रॉम केरला टू नॉर्थ ईस्ट।
ताकि नॉर्थ ईस्ट के 3800 हेक्टेयर्स में जो सैपलिंग्स लगाई जा रही रबड़ की वो आ सकें केरला से। और उसके लिए आप देखो तो एक क्रेडिट लिंक्ड रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसमें ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। देखिए, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, टायर मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन, इसमें ब्रिजस्टोन, गुडियर, ये जो बड़े बड़े आप कह लो टायर कंपनीज है वो इन्वॉल्व है। और इन टायर कंपनीज को स्पेसिफिकली रबड़ की जरूरत होती है, गुड क्वालिटी रबड़ की। तो किसी भी रबड़ की खेती को तो ये टायर वगैरह सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इनको रबड़ इंपोर्ट ना करना पड़े, डोमेस्टिक मार्केट से ही ये रबड़ जुगाड़ लें, ये इनका टारगेट रहता है। फिर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप बात करो तो वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट डेवलप किया गया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम में। बेसिकली जो रबर बोर्ड है इंडिया का, ये हमारे देश की रबर इंडस्ट्री को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रबर के रिस्पेक्ट में रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाता है रबर बोर्ड। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कोट्टायम केरला में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये रबर बोर्ड काम करता है। नेचुरल रबर की बात की जाए तो एक कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है, लेटेक्स ऑफ अ ट्री से बनती है। देखिए, ट्री है हैविया ब्रासिलिनिस, इसके लेटेक्स से बनता है ये रबड़। एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में उगाया जाता है। इंडिया में इक्वेटोरियल रीजन वैसे तो नहीं आते, ज्यादातर जो इंडिया का इक्वेटोरियल रीजन है वो अंडमान एंड निकोबार में आता है। हमारा जो मेन लैंड इंडिया है वहां पे हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही आते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग इस रबड़ को उगा पाते हैं। इस रबड़ को उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर की ज्यादा की होनी चाहिए, रिच ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए। पहली रबर प्लांटेशन इंडिया के अंदर सेटअप की गई थी केरला में ही 1902 में, पेरियार नदी के किनारे ब्रिटिशर्स ने इसको सेटअप किया था। आज की डेट में इंडिया दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा नेचुरल रबर का प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दुनिया भर में रबर की कहां पे है भाई? इंडिया के अंदर है। और 2017-18 में हमने 6,94,000 टन्स ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूस की थी। इतना याद रखिएगा कि दुनिया में 6th लार्जेस्ट नेचुरल रबर का प्रोड्यूसर कौन है? तो भाई हम लोग हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से इंडिया में? तो नंबर 1 पे आता है केरला, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे कर्नाटका। ये 3 स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से रबर के लिए? तो रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम्स, रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम्स, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी गई है। जो भी रबर, टी, कॉफी, कार्डमम, पाम ऑयल ट्री और ओलिव ऑयल ट्री के प्लांटेशंस को इंडिया के अंदर लगाना चाहता है उसको 100% एफडीआई की परमिशन दी गई है। बड़े बड़े रबर प्रोड्यूसर्स कौन है दुनिया भर के? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया 6 नंबर पे आता है। मेजर कंज्यूमर्स कौन है दुनिया भर में रबड़ के? तो नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, फिर यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है भाई। जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज और जीएस पेपर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है इंडियाज स्पेस इकोनॉमी वैल्यूड एट 36,794 करोड़ रुपीस। देखिए, दो बड़े बड़े प्रीमियर रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर, ये दोनों इंस्टीट्यूशन तिरुवनंतपुरम में बेस्ड हैं, यहां पे एक एग्जैक्ट आइडिया लगाया है कि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी की कितनी कीमत है। ये दो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कौन है? तो एक है सेंटर फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज सीडीएस और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईएसटी और सीडीएस। ये दोनों ही तिरुवनंतपुरम में बेस्ड हैं और दोनों के ही रिसर्चर्स ने मिलकर इंडिया की स्पेस इकोनॉमी के एग्जैक्ट क्वांटम को डिड्यूस करने की कोशिश की है। और इन्होंने बोला है कि 2020-21 में इंडिया की स्पेस इकोनॉमी लगभग 36,794 करोड़ की थी, जो कि यूएस डॉलर्स में हो जाता है $5 बिलियन। और ये कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है, क्योंकि 2011-12 में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारी स्पेस इकोनॉमी थी 0.26%, लेकिन 2020-21 में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारी स्पेस इकोनॉमी हो गई है 0.19%। ये सब डाटा कहां रिलीज किया गया है? तो ये रिलीज किया गया है एक पेपर में जिसका नाम है द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में कुछ और इनपुट्स भी यहां पे दिए गए हैं। स्पेस के अंदर बहुत से ऑपरेशंस होते हैं, हमारी सैटेलाइट जाके स्पेस के अंदर काम कर रही हैं। स्पेस के जो स्पेस सैटेलाइट्स होती हैं इनके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, ओवरऑल
जो स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स हैं उनके सिग्नल के दम पे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को चलाना, इंटरनेट वगैरह के नेटवर्क्स को चलाना। तो ओवरऑल स्पेस इकोनॉमी पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस है जो कि अर्थ पे ऑपरेशनल है, वो 73.57% अकाउंट करती हैं स्पेस इकोनॉमी का, लगभग 27,000 करोड़। जो स्पेस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, इसमें खर्चा आता है 8,218.82 करोड़ का, 22% और स्पेस के सैटेलाइट की जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो 1,515 करोड़ की हो रही है इंडिया के अंदर। अब खास बात यहां पे ये है कि जितना ज्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा केंद्र की सरकार के द्वारा स्पेस इकोनॉमी के लिए, उतना ही स्पेस इकोनॉमी ग्रो करेगी। वैसे देखा जाए तो 2011-12 से लेकर 2020-21 में ऑन एन एवरेज सालाना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेस इकोनॉमी होती है 0.23%। 2020-21 में जो बजट आउटले था स्पेस इकोनॉमी का, वो था 9,500 करोड़ रुपए। उससे पहले 2019-20 में कितना था? 13,033.2 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं जो बजट एलोकेशन है भारत सरकार की तरफ से स्पेस को, वो कहीं ना कहीं ओवर द कोर्स ऑफ ईयर कम होता नजर आ रहा है। 2018-19 में जो स्पेस इकोनॉमी थी वो थी 43,397 करोड़। 2019-20 में हो गई 39,802 करोड़। 2020-21 में हो गई 36,794 करोड़। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं स्पेस इकोनॉमी को लेके इंडिया के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जीडीपी के परसेंटेज टर्म्स की अगर बात करोगे तो चाइना, जर्मनी, इटली और जापान से ज्यादा स्पेंड कर रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ यूट्यूब। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स में चाइना हमसे बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा होगा क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। लेकिन चाइना के जीडीपी के प्रोपोर्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चाइना, जर्मनी, इटली और जापान जितना परसेंटेज खत्म करते हैं अपने जीडीपी का स्पेस इकोनॉमी में, उससे ज्यादा परसेंटेज इंडिया खत्म करता है। लेकिन यूएस रशिया से कम खत्म करता है। यूएस की तो खैर इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और अपनी बड़ी इकोनॉमी का एक बड़ा प्रोपोर्शन यूएस स्पेस इकोनॉमी में बजट के लिए एलोकेट करता है। ये जो प्रेजेंट फिगर्स स्पेस इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में निकल के आ रहे हैं, कहां से आए हैं? तो इसरो के डॉक्यूमेंट से, पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स पे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और गवर्नमेंट डाटा जो निकल के आता है उसके बेसिस पे, और एक स्कोपस इंडेक्स्ड स्पेस एप्लीकेशन है, इससे भी काफी जानकारी हमको यहाँ पे मिली है, ठीक है। वैसे भी स्पेस सेक्टर को बहुत हद तक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने अवेलेबल होने चाहिए। तो ये इकोनॉमी की स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने अवेलेबल कराए गए हैं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, इंडिया और यूएई का जो ट्रेड पैक्ट है वो 1 मई से प्ले में आ सकता है। इंडिया से 6,090 गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर के गुड्स, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट, जेम एंड ज्वेलरी जैसे गुड्स हैं, इनको यूएई के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकता है। ऐसा बोला है हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में फरवरी में, और ये क्या करेगा? बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर। अभी के लिए इंडिया यूएई का बायलेटरल ट्रेड है $60 बिलियन, ये पहुंचेगा $100 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इंडिया से 97 प्रोडक्ट्स जो यूएई में जाते हैं उनके ऊपर ड्यूटी हटा दी जाएगी, और इन 97 प्रोडक्ट्स की जो टोटल वैल्यू है एक्सपोर्ट की टू यूएई वो 99%, मतलब इंडिया से वैल्यू टर्म्स में 99% एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, अपैरल, एग्रीकल्चर, फिश प्रोडक्ट्स, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, हर प्रकार की चीजें आती हैं। ये तो इंडिया का बेनिफिट हम देख रहे हैं, अभी यूएई का भी बेनिफिट देखेंगे। दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट है इस प्रकार के एग्रीमेंट से, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। हम अभी के लिए $26 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएई को। 90% को तो डे 1 से ही 0% ड्यूटी हो जाएगी, और अगले 5 से 7 या 10 सालों में बाकी 9.5% गुड्स के ऊपर ड्यूटी एलिमिनेशन होगा। मतलब कि अगर हम 100% गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को, तो इसमें से 90% गुड्स के ऊपर तो फ्रॉम 1 मई जो ड्यूटी है वो 0% होने वाली है यूएई की मार्केट में, और बाकी 9.5% जो कि लगभग 1,270 गुड्स हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम 5 से 7 सालों में ड्यूटी कम होती रहेगी। यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव जो कह लो साइंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं। कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, ऑडियो विजुअल, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेवल, प्रोफेशनल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, यहाँ पे भी इंडिया को काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, ये तो इंडिया के बेनिफिट हो गए, हमारी चीजें बाहर जानी सस्ती हो रही। यूएई से आने वाली कौन सी चीजों के ऊपर इंडिया ड्यूटी एग्जेम्पशन देगा? तो भाई बहुत सारे पेट्रो प्रोडक्ट्स, क्रूड, एलपीजी, नैफ्ता के इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं। यूएई डेट्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, पेट्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट करता है जैसे पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मेटल्स, अरे भाई एल्यूमिनियम,
कॉपर स्क्रैप, निकल, आयरन, स्टील स्क्रैप, ये सब कितना आता है यूएई से, जबरदस्त आता है। इन सब के ऊपर ड्यूटी एलिमिनेशन होगा। मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन और सीमेंट, इनके ऊपर ड्यूटी एलिमिनेशन होगा। आप कह सकते हो कि यूएई के 7,694 गुड्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट को ऑन डे 1, और अगले 5 से 10 सालों में यूएई के 2400 गुड्स को धीरे धीरे करके ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। हालांकि देखिए यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट इशू होंगे, उनके बेसिस पे भी बहुत सारे आप कह लो टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए जब भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है, तो अब यूएई से प्रोडक्ट चला इंडियन मार्केट में पहुंचा, जब वो इंडियन मार्केट में पहुंचेगा ना, तो कस्टम्स अथॉरिटी के सामने ये ड्यूटी एग्जेम्पशन पाने के लिए एक कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। तो मान लो यूएई का कोई एक्सपोर्टर इंडिया के अंदर चीज भेज रहा है और इंडिया के अंदर कोई इंपोर्टर उसको मंगा रहा है, इंडिया का इंपोर्टर ड्यूटी नहीं दे रहा सरकार को, वो बोल रहा है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारा यूएई के साथ, ड्यूटी कम देनी है, ठीक है। तो इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन कस्टम्स उससे मांगेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होली ऑप्टेंट की कंडीशन रखी गई है। होली ऑप्टेंट मतलब देखिए क्या होता है ना, अब यूएई से कोई गुड आ रहा है तो जरूरी नहीं है यूएई से जो गुड आ रहा है वो पूरा का पूरा यूएई के अंदर बना हो सकता है यूएई ने आसपास के कुछ इलाकों से, सऊदी अरेबिया से, इराक से कुछ इनपुट्स मंगाए और वो गुड बनाया हो। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में आपने यूएई की डोमेस्टिक मार्केट से कितना इनपुट उठाया, आसपास की कंट्री से कितना इनपुट उठाया, इसके बेसिस पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट मिलता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जब ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स होते हैं ना एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करोगे तो ही आपको ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगा इंडिया के अंदर, ठीक है ना। इस चीज को टेक्निकली ग्राउंड लेवल पे डीआरआई और कस्टम्स जैसे डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना होता है। समझ गए? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। सेपा यहाँ पे क्या है, तो ये एक फ्री ट्रेड पैक्ट है जो कि निगोशिएशन करता है ट्रेड इन सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पे। इसके बेसिस पे ट्रेड फैसिलिटेशन कितना करना है, कस्टम कोऑपरेशन कितना करना है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बातचीत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं ये सीईपीए। रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड को भी देखते हैं, इंडिया ऑलरेडी सीईपीए साइन कर चुका है साउथ कोरिया और जापान के साथ, अब यूएई के साथ भी साइन हो चुका है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर आज की आखिरी न्यूज, रशियन फॉरेन मिनिस्टर भैया दिल्ली आ रहे हैं। सर्जेई लेवरोव जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर है वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में आके बातचीत करेंगे। यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1 महीना हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन के बाद जो सबसे सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं इंडिया के अंदर वो हैं आपके सर्जेई लेवरोव। हालांकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन वॉर से पहले आए थे, वॉर शुरू होने के बाद जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो है सर्जेई लेवरोव। और इससे पहले बहुत सारे वेस्टर्न ऑफिसर्स आ चुके हैं, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स आ चुके हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर भी डाल चुके हैं। रिसेंटली वांग ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और अब आ रहे हैं सर्जेई लेवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। किस चीज के ऊपर बातचीत होगी, तो इस वॉर के समय पे इंडिया रशिया एक दूसरे के साथ ट्रेड कैसे रहे, स्विफ्ट सैंक्शंस को कैसे स्किप किया जाए, रशियन ऑयल की पेमेंट इंडिया कैसे करेगा, हमने जो AK-203 राइफल्स रशिया से खरीद रखी है, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है रशिया से, उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे, हमें सही समय पे उसके स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बातचीत होगी जब सर्जेई लेवरोव इंडिया के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, बेसिकली सर्जेई लेवरोव भी इंडिया को एक आउटरीच कर रहे हैं, रशिया इंडिया को एक आउटरीच कर रहा है। जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि रशिया को आइसोलेट करो, वहीं पर रशिया भी इंडिया के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम आपके दोस्त हैं। इस बीच में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि रशिया को G20 से निकाल दो। ठीक है, G20 की समिट होने वाली है बाली इंडोनेशिया नवंबर 2022 में। तो जो बाइडेन का क्या बोलना है कि भाई इंडिया को, ये रशिया को निकालो G20 से। हालांकि चाइना ने ओपनली बोल दिया हम किसी भी हाल में रशिया को G20 से नहीं निकलने देंगे। तो देखिए G20 से रशिया का निकलना मुश्किल है, और इस साल बाली में है नवंबर 2022 में समिट किसकी, G20 की। अगले साल मतलब 2023 में जो G20 की समिट है वो इंडिया के अंदर होगी, और इंडिया किसी भी हाल में किसी भी ग्रुपिंग से रशिया को निकलने की जो मुहिम है, रेजोल्यूशन है, प्रपोजल है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे आने वाले समय में जिस कंडीशन में रशिया, इंडिया इस समय पे बैठा है, हो सकता है कि कल की डेट में कोई मांडवली होती है, कोई नेगोशिएशंस होता है यूक्रेन और रशिया के बीच में,
तो ऐसे केसेस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बातचीत वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी हुई है और व्लादिमीर पुतिन से भी हुई है। तो इट विल नॉट बी अ बिग डाउट कि इंडिया नेगोशिएट करे किसी प्रकार के सेटलमेंट को रशिया और यूक्रेन के बीच में। हालांकि ये सब तब होगा जब वॉर बंद होगा, और अभी तो वॉर अपनी पूरी इंटेंसिटी पे चालू है। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।